हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित का। आज की इस वाली वीडियो में हम इसके अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे। चूँकि इस अध्याय से आपके फाइनल एग्जाम में कई सारे प्रश्न लड़ते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, इसीलिए आज से हम अध्याय 14 का अध्ययन करना शुरू करने जा रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका अध्याय 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी का अंग्रेजी अर्थ होता है स्टैटिक्स। तो पहले तो हम इसके जो इतिहास है, सांख्यिकी का निर्माण कैसे हुआ, इसका उपयोग कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सांख्यिकी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके प्रकार का इसके जितने भी प्रकार हैं उन सब की परिभाषा को समझेंगे तथा इसके सारे सूत्रों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चूँकि सांख्यिकी के बारे में आपने कक्षा 9वीं में अभी पढ़ लिया था, तो उसके परिचय हम नहीं लिख पाते, हम आपको बोल देते, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सांख्यिकी गणित का एक मुख्य शाखा है जिसका उपयोग प्राचीन काल के राजाओं महाराजाओं द्वारा किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से सांख्यिकी का प्रयोग अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा जमीन को मापने के उद्देश्य से सांख्यिकी का प्रयोग किया गया था। देखिए, राजा टोडरमल जो थे वह अकबर के दरबार के भू राजस्व मंत्री थे। ठीक, उन्होंने ही सबसे पहले इस सांख्यिकी का उपयोग किया। किस चीज़ के लिए किया? तो भूमि को नापने के लिए किया, क्योंकि वह भू राजस्व मंत्री थे। भू राजस्व मंत्री का नाम होता है, काम ही होता है कि वह भूमि नापे कि राजा के हिस्से का कितना भूमि है और कितना क्षेत्र है, वो काम रहता है। तो उस सांख्यिकी का प्रयोग सबसे पहले राजा टोडरमल ने ही किया था, जो कि अकबर के दरबार के भू राजस्व मंत्री थे। ठीक, तो यह तो था आपका जो सांख्यिकी है उसका परिचय। अब हम जान लेंगे कि यह सांख्यिकी कितने भागों में बटा हुआ है, कितने तरह आपको इसका अध्ययन करना है। तो यह ऐसे 3 मापकों में यह बटा हुआ है। सांख्यिकी के जो है वह 3 मापकों में बटा हुआ है। पहला माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक। यही 3 मापकों में यह सांख्यिकी बटा हुआ है। माध्य का इंग्लिश होता है मीन, माध्यक का इंग्लिश होता है मीडियन एंड बहुलक का इंग्लिश होता है मोड। तो हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से समझेंगे। तीनों के बारे में पहले हम समझेंगे यह माध्य के बारे में पूर्ण रूप से, फिर उसके बाद माध्यक के बारे में, फिर बहुलक के बारे में। ठीक, तो चलिए इस माध्य के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ है आपका माध्य जिसका इंग्लिश होता है मीन। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो किसी आंकड़े के औसत मान को माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। मतलब कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा, उसका जो औसत मान होगा उसे हम माध्य या समांतर माध्य कहेंगे। ठीक, इस माध्य का 2 सूत्र होता है। पहला सूत्र यह कब उपयोगी होता है? जब आपको f नहीं मालूम हो। अभी f क्या है तो f के बारे में हम आगे समझेंगे। पहला सूत्र क्या है? कुल चरों का योग बटा में चरों की संख्या। यहाँ चर का मतलब है आपका कि किसी भी आंकड़ा में जो जो दिए गए हैं, जो भी शब्द, जो भी अक्षर दिए गए हैं उन्हें ही हम चर कहते हैं। तो कुल चरों का योग मतलब कुल चरों को जोड़ के बटा में कुल चरों की संख्या, मतलब जितना चर है उनकी संख्या। यह पहला माध्य का सूत्र है। फिर दूसरा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यह सूत्र उपयोग होगा जब आपको एफ पता हो। अब हम समझ लेंगे यह कि सिग्मा मतलब क्या होता है, एफ मतलब क्या होता है और एक्स मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखिए आपका जो सिग्मा है उसका सिंबल यह रहता है सिग्मा का। ठीक, इस सिग्मा का अर्थ होता है, सिग्मा यह एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कुल योग। इस सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग। ठीक, फिर एफ का हम लोग बारंबारता कहते हैं, बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं और सिग्मा को इस उल्टा एम की तरह। ठीक,
तो यह बारंबारता क्या है, तो वह मान जो घटते बढ़ते क्रम में होता हो। मतलब कि आपको रुकिए हम एक ठीक, मतलब कि जो मान किसी भी आंकड़ा का मान है वह घटते बढ़ते क्रम में हो, एक क्रम में नहीं हो। मतलब कि या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ना हो, घटते बढ़ते क्रम में हो। ठीक, तो उसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक, फिर x का मान होता है चर मान। चर मान हमने बता दिया कि जो भी आंकड़ा में शब्द होता है उसे चर मान कहते हैं। फिर इसके बाद एक और रहता है आपका CF क्या होता है, तो CF को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। यह f का ही दूसरा रूप है, यानी कि यह बारंबारता का दूसरा रूप है जो केवल बढ़ता है। अब चलिए हम इन चारों को आपको एग्जाम्पल देकर के समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सारणी है, यह आपके ही किताब का सारणी है, सारणी नंबर 14.16। ठीक, तो इसी के माध्यम से हम f, CF और x के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं x यानी चर मान किसे कहते हैं। तो यह जो सारणी है इसमें यह जो शब्द हैं इन्हीं को हम चर मान कहते हैं, इन सभी को हम चर मान कहते हैं जो भी दिया रहता है। ठीक, वरना देखिए ये इससे आपको नहीं समझ में आएगा। यह यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है, इसमें आपको बारंबारता नहीं दिया है, बारंबारता के अलावा और कुछ दिया यानी लड़कियों की संख्या यहाँ दिया है। तो यह जो दिया होगा यह सब है चर मान, 4, 11, 29, 40 से सब चर मान है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको चर मान अर्थात x समझ में आ गया हो। अब हम समझ लेते हैं f और CF। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप जब गौर करिएगा तो यह 4, 7, 18, 11, यहाँ पे देखिए घट रहा है, यहाँ से छोटा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर छोटा होने लग रहा है, 6, 5 छोटा हो जा रहा है। यानी कि जो एक लाइन में ना हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में ना हो, उसे बारंबारता कहते हैं। असंचयी बारंबारता देखिए यह किसी एक रूप में रहेगा। देखिए यह 4, 11, 29, 40, 46, 51, मतलब यह केवल बढ़ते जा रहा है, घट बढ़ नहीं रहा है। तो यह हो गया संचयी बारंबारता। और यह जो है कि घट बढ़ रहा है तो हो गया आपका बारंबारता। बारंबारता को हम f से संकेत करते हैं, इसको CF से संकेत करते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको कि बारंबारता और संचयी बारंबारता समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं आगे। फिर आपको माध्य में एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल क्या है, तो किसी आंकड़े के निश्चित अंतराल और उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। यह वर्ग अंतराल क्या है, तो किसी भी आंकड़े के निश्चित अंतराल के उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर अर्थात घटाव को वर्ग अंतराल कहते हैं। यह वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं, पहला अपवर्जी वर्ग अंतराल, दूसरा समावेशी वर्ग अंतराल। हम जानते हैं आपको वर्ग अंतराल भी नहीं समझ में आया होगा और ना समावेशी और अपवर्जी समझ में आया होगा। चलिए हम इसे भी उदाहरण के साथ आपको समझा देते हैं। तो देखिए आपको वर्ग अंतराल जो है यह भी आपके ही बुक के एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं कि देखिए वर्ग अंतराल इस रूप में होता है, मतलब कि कोई आंकड़ा आपको दिया है तो एक आंकड़े में बहुत सारे चीज़ हैं, तो उसे एक रूप जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 इस रूप में जो सजाए हैं उसे आंकड़ा वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल को हम इस रूप में सजाते हैं। इसके जब हम परिभाषा से वर्ग अंतराल की परिभाषा से इसको समझेंगे तो देखिए हमने क्या परिभाषा लिखवाया था आपको कि किसी आंकड़े के निश्चित अंतराल को और उस उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। तो देखिए यह जो आंकड़ा आपको दिया है इसका उच्च सीमा और निम्न सीमा कैसे समझेंगे, तो इधर वाला जो रहता है वो उच्च सीमा होता है और इधर वाला रहता है निम्न सीमा। तो इन दोनों के अंतर यानी कि घटाव को हम वर्ग अंतराल समझेंगे। तो जब 100 में 200 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 100। ठीक, फिर यहाँ पे 100 में से 0 घटेगा तो 100 ही बचेगा। फिर यहाँ 300 में से 200 घटेगा तो 100 बचेगा। 400 में से 300 घटेगा तो 100 बचेगा। 500 में से 400 घटेगा तो 100। तो यह जो अंतराल आपका जा रहा है 100 का, तो इसी को हम वर्ग अंतराल कहेंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको वर्ग अंतराल समझ में आ गया हो। फिर अब वर्ग अंतराल के दो प्रकार हमने लिखवाया आपको पीछे, अपवर्जी वर्ग अंतराल और समावेशी वर्ग अंतराल। अब इन्हें हम समझ लेते हैं इसी पे। तो देखिए आपका जो अपवर्जी वर्ग अंतराल रहता है
वह एक निश्चित अंतराल में चलते रहते हैं। देखिए यह जो आपका सारणी है यह 100 के अंतराल में जा रहा है, केवल 100, जो इन दोनों का अंतर 100 ही आएगा। तो यह आपका हो जाएगा अपवर्जीय वर्ग अंतराल, ठीक। और समावेशी जो वर्ग अंतराल होता है उसमें इन दोनों का जो आप अंतर करिएगा तो वह आपका एक ही नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। समावेशी में यह जो अंतराल है यह आपका बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वर्ग अंतराल एवं वर्ग अंतराल के दोनों प्रकार समझ में आ गया हो। फिर हम चलेंगे आगे। आपको माध्य समझने के लिए अब एक और लास्ट टॉपिक को समझना होगा, वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह क्या है? तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा का मतलब आप जो भी वर्ग अंतराल समझे उसमें हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा समझाया। रुकिए आपको दिखाते हैं। यह वर्ग अंतराल जो है इसके उच्च सीमा यह इधर वाला उच्च सीमा है और यह है निम्न सीमा। इन दोनों के मध्य मान को हम क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह कहेंगे। अब इस वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसके परिभाषा के आधार पर इस सूत्र है कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। किसी भी चीज़ का मध्य निकालने के लिए हमें 2 से भागा देना होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यही आपका वर्ग चिन्ह का सूत्र है। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यह आपको आगे काम पड़ेगा कोई भी किसी भी को बनाने में, चाहे वो माध्य हो माध्यिका हो, ठीक है। तो अब हम माध्य बनाने के लिए हर एक चीज़ को समझ लिए हैं। अब हम माध्य के कुछ ऐसे उदाहरणों को समझेंगे जो आपके किताब में नहीं दिया है परंतु वह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वह आपको 1 नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में पूछा जाए। तो चलिए हम कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं माध्य से रिलेटेड। तो देखिए आपको जो एग्ज़ाम में 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें सबसे पहले ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको जरूरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम 2 से 3 प्रश्न आज के इस वाले वीडियो में समझेंगे। फिर इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके 2 नंबर और 5 नंबर में आने वाले प्रश्नों को समझेंगे। फिर हम इसके प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो अभी हमने माध्य का सूत्र क्या लिखवाया, पहले हम यह ज्ञात कर लेते कि पहले लिखना होगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्रथम 5 प्राकृत संख्या बराबर, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होती हैं? तो 1 2 3 4 5, यही होता है आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ठीक। तो इसी का हम लोग को क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य का सूत्र हमने क्या लिखा है? कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या। तो आपको कुल चरों का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। कुल चरों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, कुल चरों की संख्या 5। अब इस सबको जोड़ देना है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3। तो देखिए इस ऐसे आपको बनाना है। जब आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा तब इतना विधिवत लिख के बनाना है, वरना 1 नंबर में पूछेगा तो आप फटाक से सबको जोड़ के और जितना गोचर बन दिया होगा उससे भागा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक दो और प्रश्न समझ लेते हैं। तो देखिए आपका जो इस तरह में प्रश्न एक और है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। इसे भी आपको पहले वाले प्रश्न की तरह करना है। तो पहले हम लिख लो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बराबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7 11, यही है आपके प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ठीक। तो हमें करना क्या है? कुल चरों का योग बट्टा में कुल चरों की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक। फटाफट से इन लोग को जोड़ देना। 3 2 5 5 2 10 7 17, 17 का 28 आएगा आपका 28/5। जब आप इससे भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 5.6 आंसर, ठीक। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अभाज्य संख्या पूछ देगा, वरना आपसे पूछ देगा प्रथम 5 विषम संख्या, तो आप उसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे। विषम संख्या पूछ दे या सम संख्या पूछ दे या पूर्ण संख्या, किसी को भी, ठीक। तो इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल को एक समझा देते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
तो देखिए आपका जो तीसरा एग्जाम्पल हम यह जो है कि अंग्रेजी के स्वर वर्णों का माध्य ज्ञात करें। यह क्वेश्चन में बच्चा लोग बहुत फंस जाता है। और देखिए इसको किस तरह से हल करना है। तो अंग्रेजी के जो स्वर्ण वर्ण है क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक, अब इनका माध्य ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात होगा। तो पहले तो हम लोग अपने जो हमारा फार्मूला है उसी पे रहेंगे। फार्मूला क्या है, कुल चरों का योग। कुल चरों का योग ए प्लस ई प्लस आई प्लस ओ प्लस यू। ठीक, फिर कुल चरों की संख्या, तो 5 होते हैं स्वर वर्ण 5। अब इससे तो हम जोड़ भी नहीं सकते हैं और ना भागा कर सकते हैं, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल बनेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाले वीडियो में हमने सांख्यिकी के इतिहास के बारे में समझा, इसका परिचय जाना, इसके कितने प्रकार होते हैं उन प्रकार को जाना, तथा वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह इत्यादि का हल जाना, एवं माध्य का परिभाषा एवं माध्य के सूत्र को समझा, तथा दो तीन ऐसे उदाहरण को समझा जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम माध्य के ऐसे एग्जाम्पल को समझेंगे जो आपका 2 नंबर का या 5 नंबर का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।